हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए जो आपका EMRS अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन मैं आप लोग को करा रही थी। तो आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी मैंने इस पर काफी वीडियोस अपलोड करी हुई हैं। इसकी चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पुस्तकालन का मुख्य कार्य क्या होता है? द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द बुक कीपिंग इज टू। यहाँ आपसे क्वेश्चन ने पूछा है जो बुक कीपिंग होती है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, इन दोनों के अभिलेखन की प्रणाली तैयार करना। असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अकाउंटेंट, लेखाकार को जिम्मेदारी सौंपना। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, वित्तीय समूहों का अभिलेखन करना। या फिर क्लासिफाइंग द रिकॉर्डेड डाटा, अभिलेखित समूहों का वर्गीकरण करना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बुक कीपिंग होती है, पुस्तकालन होता है, उसका मेन काम क्या रहता है या मुख्य कार्य क्या होता है? तो पुस्तकालन का कार्य क्या हो जाता है? वैसे तो आपको पता ही है कि जो वित्तीय लेन देन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, उनका लेखा रखना होता है। तो नियमानुसार क्रमबद्ध रूप से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उसका लेखा रखते हैं। तो यहाँ पर इसके कार्यों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हो जाता है जो जर्नल होता है और जो उसकी सहायक बहियां या फिर जो उसकी जो और बुक्स तैयार की जाती हैं, जो अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं, उनको बनाना। उसके बाद होता है जो लेजर होता है उसमें पोस्टिंग की जाती है, खतौनी की जाती है। उसके बाद जो खाते होते हैं उसका शेष निकाला जाता है, बैलेंस निकाला जाता है। तो यहाँ पर मुख्य कार्य क्या हो जाता है कि वित्तीय समूहों का अभिलेखन करना, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने लाभ का 20% भाग सामान्य संचय में अंतरित करता है, ऐसा वह किस अवधारणा के आधार पर करता है? A trader transfers 20% of his profit to general reserve on the basis of which concept he does so. तो इस क्वेश्चन में क्या रहता है कि जो आपको मैंने पढ़ाए थे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, वो तो आपका बेस था कि क्या होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो इस तरह से ही पूछेगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ट्रांसफर कर रहा है अपने प्रॉफिट का 20% जनरल रिजर्व में, तो ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बेसिस कर रहा है? तो क्या कर रहा है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके प्रोविजन ही तो कर रहा है एक तरह से कि भविष्य में उसकी अगर कोई लायबिलिटी आ जाती है, कोई हानि हो रही है, लॉसेस हो रहे हैं, तो उसके पास ऑलरेडी जनरल रिजर्व में कुछ अमाउंट होगा कि वो आसानी से उससे कवर कर सकता है। तो कौन सी अवधारणा है? कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म, रूढ़िवादिता की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एकरूपता की अवधारणा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली की अवधारणा। या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणा। ये सारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, इन पे एक अलग से वीडियो में ला चुकी हूँ, बना चुकी हूँ पहले ही, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो डिटेल में, जहाँ पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये कौन सी अवधारणा होती है? तो मैंने आप लोगों को एक अवधारणा पढ़ाई थी कि वर्तमान के लाभों से ज्यादा हम ये देखें कि जो भविष्य में हमारी हानियां होने वाली हैं उसका हमें प्रावधान करना चाहिए, उसका हमें प्रोविजन करना चाहिए। तो ये कौन सी धारणा थी? ये आपका था कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्टिज्म, रूढ़िवादिता की धारणा थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। इसमें एक लाइन हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो रूढ़िवादिता की या फिर सतर्कता की भी अवधारणा कहलाती है ये, कि लाभ की आशा न करें और सभी संबद्ध दायित्वों का प्रावधान करें कि फ्यूचर में क्या प्रॉफिट होगा। इससे ज्यादा हमें ये इंपॉर्टेंट होता है देखना कि जो हमारे हानियां हो सकते हैं, लॉसेस हो सकते हैं, उनको हम पहले से प्रोविजन करके रखें, जिससे कि हमारे लिए आगे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित व्यवहारों के लेखा करने की प्रणाली कहलाती है। सिंगल एंट्री सिस्टम, इकहरा लेखा प्रणाली। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। डबल अकाउंट सिस्टम, दोहरा खाता प्रणाली। नन ऑफ द अबव में से कोई नहीं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पर आ जाती है? कंफ्यूजन ये हो जाती है कि डबल एंट्री सिस्टम है कि डबल अकाउंट सिस्टम है। हमने पढ़ा तो इसके बारे में बहुत है, लेकिन जब आंसर लगाने की बात आती है और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आप BOC में कंफ्यूज हो जाएंगे कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर जब द्विपक्षीय अवधारणा की हम बात कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर हमारा दोहरा लेखा प्रणाली होती है, डबल एंट्री सिस्टम होता है कि हम एंट्रीज डबल करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AS3 इज रिलेटेड टू। लेखा मानक AS3 संबंधित है। अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है, इससे एक अलग से सेपरेट वीडियो में भी मैं बना दूंगी, जिसमें सारे अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड या जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक अलग से आपकी वीडियो आएगी इस पर। यहाँ पर क्वेश्चन में जो AS3 के बारे में पूछा है,
कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, ह्रास के लिए लेखांकन, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो AS3 है वो किससे रिलेटेड होता है? जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है, आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी होगी बीकॉम में, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हम जितने भी कैश से रिलेटेड जो भी हमारे ट्रांजेक्शन सिर्फ कैश में हुए होते हैं उनको ही दिखाया जाता है। कैश इनफ्लो है, आउटफ्लो है, 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं उसमें, आपकी ऑपरेटिंग हो जाती है, फाइनेंशियल हो जाती है, इन्वेस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 3 से रिलेटेड है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड, भारत में लेखांकन मानक बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1969, 1977, 1918, 2007। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंडिया है, इंडिया में जो एक तो आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होते हैं और एक हो जाते हैं जो भारत में लेखांकन मानक बनाए गए हैं, तो उसके लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था, बोर्ड बना था। वो बोर्ड कब बनाया गया था? वो बोर्ड बनाया गया था 1977 में। इसको शॉर्ट में IAS भी बोलते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a business is purchased, any amount paid in excess of the total of assets minus the liabilities taken is called। जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद जो बची कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि होती है उसे क्या कहा जाता है? शेयर प्रीमियम, अंश अधिमूल्य, गुडविल, ख्याति, कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। तो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब आपने पढ़ा होगा व्यवसाय के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, आपने पढ़ा होगा कि जो बिजनेस होता है उसको परचेज किया जा सकता है, तो जो टोटल एसेट्स होती हैं उन टोटल एसेट्स में से जो भी लायबिलिटीज होती हैं उसको लेस कर देते हैं और उसके बाद घटाने के बाद जो अधिक भुगतान की राशि आ रही है, जो हमने अधिक भुगतान किया है, तो उसका मूल्य क्या कहलाता है? सिंपल से समझ लीजिए कि जो भी ऐसे हमने जो भी भुगतान किया है, जो भी क्रय मूल्य दिया होता है, परचेजिंग प्राइस दिया होता है, जितनी एसेट्स हमको मिल रही होती हैं उससे जो अधिक अगर हम मूल्य दे रहे हैं तो अधिक मूल्य हम किस लिए दे रहे हैं, वो चीज क्या कहलाती है? वो हो जाती है हमारी गुडविल या फिर ख्याति बोला जाता है। तो वहां पर करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ख्याति क्या होती है, गुडविल क्या होती है? तो आपने देखा होगा कि गुडविल वैसे कई टाइप की होती है, आपने पढ़ाई होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो ख्याति क्या होती है? तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग में तो ख्याति तो एक आदर्श संपत्ति है, एक इनटैंगिबल एसेट होती है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ख्याति हो जाती है कि किसी व्यवसाय की, किसी बिजनेस की क्या साख है मार्केट में, क्या जगह है, कितना वो प्रसिद्ध है, कितना लोग उसको कितना ज्यादा कस्टमर्स उसको बिलीव करते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है? गुडविल कहलाती है। जैसे बहुत से डॉक्टर्स फेमस होते हैं, तो वो डॉक्टर जिस भी जगह पर अपना क्लिनिक खोलेंगे या जिस भी हॉस्पिटल्स में जाएंगे, ऑटोमेटिक जो पेशेंट होते हैं वहां पर चले जाते हैं। इसी तरह ये रहता है कि जो लॉयर होते हैं, तो बहुत से ऐसे जो गुडविल होती है बहुत डिपेंड करती, कभी कभी व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है, कभी कभी जगह से जुड़ी हुई होती है। तो कुछ जगहें बहुत फेमस हो जाती हैं, तो वहां पर अगर आपने अपनी कोई शॉप खोली है तो ऑटोमेटिक होता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा चलेगी। तो वो डिपेंड करता है, अलग अलग स्वभाव की होती है, अलग अलग नेचर की होती है गुडविल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट? निम्नलिखित में से कौन सा खाता एक व्यक्तिगत खाता है? तो यहाँ पे कुछ अकाउंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है कि पर्सनल अकाउंट कौन सा है। ड्राइंग्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि आहरण खाता, बैंक खाता, पूर्वदत्त किराया खाता या फिर सबसे सभी। तो अगर हम बात करें अकाउंट की तो तीन टाइप्स के होते हैं आपके, पर्सनल और नॉमिनल। यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, तो ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल होता है, बैंक अकाउंट भी पर्सनल होता है और प्रीपेड रेंट अकाउंट भी आपका क्या हो जाता है? पर्सनल अकाउंट होता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही अकाउंट आपके पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था। डबल एंट्री सिस्टम वाज प्रोपाउंडेड बाय कार्टर, पिकॉस, माल्थस, लुकास पैसियोली। तो जो डबल एंट्री सिस्टम था ये किसने बनाया था या किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था? तो 1494 में इटली के एक निवासी थे लुकास पैसियोली, उन्हें पुस्तकालन जो उसका जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो दोहरा लेखा प्रणाली थी उसका भी प्रतिपादन लुकास पैसियोली ने ही किया था। कब किया था? 1494 में। ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली आइटम दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट इज।
लेखा पुस्तकों में न दर्ज किया जाने वाला एकमात्र मद कौन सी है? यहाँ पर आपको बताना है कि जिन्हें आप लेखा पुस्तकों में जो अकाउंट्स बनाएंगे नहीं दिखाएंगे वो कौन सा आइटम होगा। गुडविल, स्पेशल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो गुडविल को भी दिखाया जाता है, स्पेशल डिस्काउंट को भी और कैश डिस्काउंट को भी, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम नहीं दिखाते, बल्कि जो सूची मूल्य होता है उसमें से उसको हम लेस कर देते हैं। तो बुक्स जो है होती है, हमारी जो एंट्रीज हम कर रहे हैं वहां पर नहीं दिखाते। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when subsidiary books are maintained, the entry for special discounts to customers is done in। जब सहायक बहियां रखी जाती हैं तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है। यानी कि जब आप जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं, यानी जर्नल के साथ साथ जब जैसे परचेज बुक है, सेल्स बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, ये सारी बुक्स भी बना रहे हैं, तो वहां पर जो कस्टमर्स है उनको जो छूट दी जा रही है उसकी प्रविष्टि कहाँ पर करेंगे, या जो उनको डिस्काउंट्स दिया जा रहा है उसको आप कहाँ पर दिखाते हैं? जर्नल में, सेल्स बुक में, कैश बुक में, नन ऑफ दीज। तो छूट की राशि को हम कहाँ दिखाते हैं? जो हमने जर्नल बनाया होता है वहां पर हम इसको दिखाते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर इज डेबिटेड टू। किसी ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल को डेबिट किया जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट, विक्रय वापसी खाते में, कस्टमर्स अकाउंट ग्राहक के खाते में, परचेज अकाउंट क्रय खाते में, स्टॉक अकाउंट स्टॉक खाते में। तो जो कोई ग्राहक है, किसी ने माल को जो है क्रय किया था लेकिन अब उसको रिटर्न कर दिया है, तो उसके द्वारा रिटर्न जो माल होता है उसको आप कहाँ पर डेबिट करते हैं, किस अकाउंट में डेबिट करते हैं? तो इसको किया जाएगा जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है, विक्रय वापसी खाता है, क्योंकि आपने जो सब्सिडरी बुक्स है उसको भी प्रिपेयर किया है, बनाया है, इसीलिए आप उसको विक्रय वापसी खाते में दिखाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट में दिखाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी पेड टू ए क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू। एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए। रमेश अकाउंट, रमेश के खाते में, सैलरी अकाउंट वेतन के खाते में, कैश अकाउंट रोकड़ खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभानी खाते में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई लिपिक है, कोई क्लर्क है, उसको सैलरी पे की गई है, तो उस सैलरी को कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है? तो उसे क्रेडिट किया जाएगा कैश अकाउंट में। एंट्री क्या हो जाएगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये किस तरह का अकाउंट हो जाता है? सैलरी अकाउंट है, वेतन है, तो ये किस तरह का अकाउंट होगा? ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। तीन तरह के आपके होते हैं अकाउंटिंग, तीन तरह के आपके अकाउंट्स होते हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसके क्या रूल्स होते हैं, कैसे इसको एंट्री की जाती है इसमें? तो बहुत सिंपल सा रहता है। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तीन तरह के, एक रियल है, पर्सनल और नॉमिनल, तीन तरह के अकाउंट्स हो गए आपके। जो रियल अकाउंट है उसमें आपका किस तरह से रहेगा? डेबिट क्या करते हैं? व्हाट कम्स इन। रियल अकाउंट में वो चीजें आती अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो आपका वास्तविक खाता है। इसमें दो तरह का रहते हैं, टैंगिबल रियल अकाउंट होते हैं, दूसरे आपके इनटैंगिबल हो जाते हैं। जैसे कि टैंगिबल में रहते हैं बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश है, स्टॉक है, लैंड है, ये सब चीजें आती हैं। और इनटैंगिबल में आ जाता है जो गुडविल होगी, पेटेंट होगा, ख्याति होती है, ये आ जाता है। यहाँ पर आपका जो इसमें एंट्री करने का रूल रहता है, क्या रहता है? व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट आती है वो डेबिट हो जाती है और जो कुछ भी जा रहा होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट आपका व्यक्तिगत खाता होता है। इसमें किस तरह के खाते आते हैं? इसमें आपके आ जाते हैं तीन तरह के अकाउंट होते हैं। पहला हो जाता है जो स्वाभाविक खाता हो जाता है, जैसे कि सुशील का खाता, राम का खाता, किसी भी नाम से दे रखा होगा वो अकाउंट आ जाएगा। दूसरा हो जाता है जो आपके कृत्रिम व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के होते हैं, जैसे कि कंपनी का अकाउंट है, किसी इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट है, किसी बैंक का है, किसी कॉलेज का है, किसी फर्म का, क्लब का, ये सारे अकाउंट्स आ जाते हैं। इसमें आपके थर्ड वाला में क्या रहेगा? प्रतिनिधित्व करने वाले, यानी तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स में क्या रहता है? जितने भी आपकी वेजेस हैं, तो आपका रेंट अकाउंट है, इंटरेस्ट अकाउंट है, या फिर डिस्काउंट अकाउंट है, जब आप उसमें प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग ऐड कर देते हैं, पूर्वदत्त था या फिर अदर आपका ऐड हो जाता है, तो वही अकाउंट आपका क्या बन जाता है? पर्सनल अकाउंट बन जाता है। वैसे तो वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन अगर आप उसने प्रीपेड या फिर नॉमिनल अकाउंट ऐड, प्रीपेड या फिर आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया कि वो पूर्वदत्त है या फिर आउटस्टैंडिंग है, अदत्त है, तो वो आपका क्या हो जाता है? पर्सनल अकाउंट बन जाता है। ये तीन तरह के रहते हैं पर्सनल अकाउंट। इसका क्या रहता है रूल, किस तरह से इसमें एंट्री की जाती है? तो जो कुछ भी रिसीव होता है, जो कुछ भी आता है, वो सब आपका डेबिट हो जाता है, और जो कुछ भी जाएगा वो हो जाता है क्रेडिट। फिर आ जाता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस आ जाते हैं, और इनकम और गेन्स
जो भी आप एक्सपेंस करेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था मजदूरी है या फिर जो किराया है, ब्याज है, कोई दावा है, कोई कमीशन है, कोई चंदा है, इस तरह की जो चीजें होती हैं ये सब आप किया जाती है नॉमिनल अकाउंट में। इसमें किस तरह से एंट्री की जाती है? डेबिट कर देते हैं हम सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट में किया जाता है जो भी हमारी इनकम होगी और जो हमारी गेन्स होंगी, जो लाभ हुआ है या फिर जो आय हुई है वो सब हमारी क्रेडिट हो जाती है। ये गोल्डन रूल्स होते हैं अकाउंटिंग के, तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको दे दिया है, याद कर लीजिएगा। ऐसे एडेड क्वेश्चन आता है तो पहले ये समझ लीजिए कि वो आपको कौन से अकाउंट में जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी एंट्री हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपके था कि जो वेतन उसको दिया गया था, यानी कि सैलरी का पे किया गया था, तो सैलरी कौन सा अकाउंट थी? वो नॉमिनल अकाउंट हो गई। तो वहां पर आपका क्या क्रेडिट किया जाएगा? क्रेडिट आपका हो जाएगा कैश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a journal entry in which two or more accounts are debited credited is known as। एक जर्नल प्रविष्टि जिसमें दो या दो से अधिक खाते डेबिट क्रेडिट किए जाते हैं वो कहलाती है डबल एंट्री, मल्टी एंट्री, एडिशनल एंट्री, कंपाउंड एंट्री। यानी कि जब आप एक ही एंट्री कर रहे हैं उसमें दो या दो से अधिक आपके जो अकाउंट्स हैं उसको आप डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? वो हो जाती है हमारी कंपाउंड एंट्री या फिर संयुक्त प्रविष्टि। या फिर इसमें अगर एक अकाउंट डेबिट है, दो तीन अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, या फिर आपके डेबिट में तीन चार अकाउंट्स होंगे और क्रेडिट में एक ही अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज। रोजना बचत से खातों में स्थानांतरण को सामान्यतः कहा जाता है। यानी कि जब आपने जो जर्नल बनाया है उससे जब आप लेजर में एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? रिकॉर्डिंग, ट्रांसफरिंग, पोस्टिंग, एंटरिंग। तो इसको क्या कहा जाता है? एंटरिंग तो हो जाती है जो आप जर्नल में जब लिख रहे होते हैं। पोस्टिंग कहा जाता है जब आप जर्नल से लेजर में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जिसे खतौनी हिंदी में कहते हैं, और पोस्टिंग कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्नल इज अ बुक ऑफ। जर्नल एक पुस्तक है। फर्स्ट एंट्री पहली प्रविष्टि की, ओरिजिनल एंट्री मूल प्रविष्टि की, डेट वाइज एंट्री तिथिवार प्रविष्टि की, ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी की। तो जर्नल किस तरह की बुक है? फर्स्ट एंट्री की भी है, करेक्ट है। सबसे पहले हम जर्नल में ही एंट्री करते हैं। ओरिजिनल एंट्री मूल प्रविष्टि भी जर्नल में होती है, डेट वाइज भी हम इसमें जर्नल में ही एंट्री करते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातों का संबंध आय, व्यय, लाभ और हानि से है उसे कहते हैं। अकाउंट्स रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस इज कॉल्ड डैश। रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वो खाते जिनमें आय, व्यय या लाभ और हानि से रिलेटेड आपके एंट्रीज की जाती हैं या अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या है, ये किस तरह का अकाउंट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अकाउंटिंग के रूल्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।